साथियों नमस्कार। जैसा कि सभी बच्चे ये जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक खबर आ रही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसको हम आरएस के नाम से जानते हैं, उसकी नई वैकेंसी आने वाली है। तो उस नई वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार से आरएस की तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम आरएस की तैयारी किस प्रकार करें इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर में प्री और मेंस दोनों की अलग अलग रणनीति के बारे में बताइए ताकि हम आसानी से और सही तरीके से इस परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो आज की इस कक्षा में विद्यार्थी हम बिल्कुल बेसिक से हम सारी बातें हम ध्यान से देखेंगे कि आरएस की तैयारी किस प्रकार से करें और इनमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें होती है। सबसे पहले जैसा कि हम इसके थोड़े से सामान्य परिचय को देख लें कि जो आरएस प्री होता है उसका पेपर किस प्रकार का होता है। आरएस प्री का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और इस पेपर में आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है और जो कुल मार्क होते हैं वो 200 होते हैं और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें, आरएस के जो प्री का पेपर है वहां पर प्रश्नों की संख्या तो 150 है, लेकिन जो कुल मार्क्स हैं वो कितने आपके 200। तो जो आपके आरएस प्री की मेरिट बनती है वो आपके 200 से बनती है। जो बच्चे नए हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते उनके लिए मैंने स्लाइड बनाई है ताकि उनके दिमाग में ये बात फिट हो जाए कि किस प्रकार से आरएस प्री का पेपर होता है। आगे हम बात करें, जब भी कोई बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम की और आरएस जैसी भर्ती की तैयारी करता है तो ये हमेशा मानता है कि पेपर कठिन होते हैं, 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, हम इसके योग्य नहीं है, इसकी मेरिट बहुत ज्यादा रहती है। ऐसी कई सारी भ्रांतियां हैं, तो उस भ्रांति पर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको पिछले कुछ वर्षों के जो पेपर हुए आरएस प्री के उनकी जो मेरिट है वो बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आरएस 2013 जब पहली बार पैटर्न बदला था और 2013 में आरएस प्री हुआ था, तो उस समय अब मैं जितनी मेरिट बताऊंगा वो आपके ओबीसी की रहेगी। हालांकि ओबीसी और जनरल जो मेल होते हैं उनकी मेरिट एक जैसी रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर ओबीसी को लेकर चल रहा हूँ। 2013 के अंदर जो ओबीसी की मेरिट रही थी आरएस प्री में वो 63.40 नंबर रही थी 200 में से। 2016 की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरिट आपके 78.54 रही थी। 2018 की बात करेंगे तो ये मेरिट आपके 76.06 रही थी। इसके बाद में 2000 है आपके 21 की बात करेंगे तो ये आपके 84.72 रही थी। 23 की बात करें तो 2023 में मेरिट आपके 100 नंबर रही थी, सबसे अधिक मेरिट यही रही थी आपके। और जो 25 में भी हाल ही में आपके जो प्री का एग्जाम हुआ था तो उस समय मेरिट रही थी आपके 71.59। तो आप इन सारे आंकड़ों को देखिए, ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि आरएस की मेरिट एक बार केवल अगर आप 2023 को छोड़ दें जब आपके आरएस की मेरिट 100 नंबर रही है, उसके अलावा कभी भी आरएस की मेरिट 50% नहीं रही है। आरएस प्री का पेपर वो व्यक्ति या वो बच्चा आसानी से क्लियर कर लेता है जिसके 40% नंबर आ जाते हैं। सामान्यतः मानते हैं कि जिस बच्चे के 200 में से 85 नंबर आ रहे हैं, सामान्यतः जिस बच्चे के 200 में से 85 नंबर आ रहे हैं वो बच्चा आपके आरएस प्री को क्लियर कर लेता है। 2025 में जो प्री हुई थी उस समय एक हवा चली थी, कई सारे आपके अध्यापक और कई सारे आपके संस्थान कह रहे थे कि 2023 में आपके आरएस की मेरिट रही थी 100 और बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे हैं तो इसलिए अब मेरिट रहेगी आपके 110। लेकिन जब एग्जाम हुआ 2025 वाला और मेरिट रही आपके 71.59। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब यह है मेरिट कितनी रहेगी ये कोई भी अध्यापक आपको पहले नहीं बता सकता, लेकिन जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसको एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि जो प्री के नंबर होते हैं वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। प्री केवल क्वालिफाइड पेपर है आपके, तो 200 नंबर का जो पेपर होता है अगर आप इसका 50% यानी 100 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप हमेशा प्री को क्लियर करेंगे। 100 से ऊपर कभी मेरिट रहती ही नहीं है, 100 तो केवल एक बार ही रही है 2013 के बाद। तो अगर आप 50% अंक भी अर्जित कर लेते हैं आरएस प्री में तो आसानी से आप आरएस प्री को क्लियर कर पाएंगे। हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें। हमारे सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक तो हम सेल्फ तैयारी कर सकते हैं और एक हम किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमें दोनों में से किसका चुनाव करना है? तो यहां पर एक बात ध्यान रखें,
जो बच्चा पहले एक बार भी तैयारी कर चुका है आरएस की, चाहे वो सेल्फ तैयारी है चाहे फिर वो कोचिंग से, ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा सेल्फ स्टडी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बार तैयारी कर ली है। चाहे वो सेल्फ तैयारी हो या फिर वो किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर तैयारी हो, एक बार अगर आपने आरएस की तैयारी कर ली है, चाहे नंबर आपके कितने ही आए, क्योंकि आपको पता लग गया है कि पढ़ना कैसे है, कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्री के मामले के अंदर प्री की आप तैयारी आप खुद सेल्फ कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और उनमें इतना आत्मविश्वास भी नहीं होता है कि मैं खुद तैयारी कर पाऊंगा, या तैयारी किस प्रकार करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर इन सारे प्रश्नों को उत्तर खुद नहीं दे पाता तो फिर उसे कोचिंग करनी चाहिए। तो यहां पर दो बातें निकल कर आ रही है कि जो पहले कभी तैयारी कर चुके हैं या पहले किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ चुके हैं वह सेल्फ तैयारी करें। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जिनको इस भर्ती के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल कि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कितना छोड़ें, तो उन बच्चों को आपके कोचिंग संस्थानों का सहारा लेना चाहिए। जब एक बच्चा ये तय कर लेता है कि अब उसे आरएस की तैयारी करनी है, तो उसके सामने अगली जो समस्या आती है, सर प्री के एग्जाम में कौन कौन से विषय आते हैं और किस विषय को कितना पढ़ना है और किन विषयों का कितना महत्व है। ये 3 प्रश्न फिर उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, तो मैं एक आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक तरफ लिखा आपके राजस्थान और दूसरी तरफ लिखा आपके भारत। आपको आरएस प्री में राजस्थान का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भारत का भूगोल ही पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, तो भारत के भी इतिहास और कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, तो आपको भारत की पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो आपको भारत की इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको साइंस और टेक पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, वैसे भारत का भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट, और करंट के अलावा आपके एक और इसमें सब्जेक्ट आता है विश्व का भूगोल। तो आपको ये टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ते हैं। आप इस स्लाइड से आसानी समझ पाएंगे कौन कौन से विषय आते हैं। तो देखिए, राजस्थान का इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है। भारत का इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैथ्स, रीजनिंग और करंट, ये इतने सारे विषय आपके आरएस प्री में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा सवाल था कि किस विषय को कितना पढ़ना है, विषयों का महत्व क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपके जो 200 नंबर का जो पेपर है जिसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं, इन 150 प्रश्नों में से लगभग 50 से 55% तो आपके राजस्थान के ही होते हैं। तो जब आरएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको उन सब्जेक्टों को ज्यादा पढ़ना है जो आपके आरएस में भी है, प्री में भी है और मेंस में भी है। तो आप एक रणनीति रखें कि जैसे आपके राजस्थान और भारत, आपको राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पूरी पढ़नी है, तो भारत की इतिहास और कला संस्कृति पूरी पढ़नी है। राजस्थान का भूगोल आपको पूरा पढ़ना है, तो आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना है। राजस्थान के आपको प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है, तो इंडियन पॉलिटी भी आपको पूरी पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान का आपके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ना है, तो भारतीय इंडियन इकोनॉमिक्स भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक और करंट, ये ऐसे विषय हैं जो आपके प्री में भी आते हैं प्लस आपके मेंस में भी आते हैं, और यही विषय आपके इंटरव्यू के समय भी काम आते हैं। तो इनमें से आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं। बच्चे क्या करते हैं, कई बार भारत के इतिहास को छोड़ देते हैं। आपने प्री में छोड़ दिया, लेकिन मेंस में कम से कम 15 नंबर के सवाल भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं। अगर आपने मेंस में छोड़ दिया और इंटरव्यू में कोई से सवाल पूछ लिया, तो एक बार छोड़ने से आपको 3 स्टेज में नुकसान हो गया। आपने प्री के अंदर इसको स्किप किया है, मेंस के अंदर स्किप किया है और इंटरव्यू में स्किप किया है, तो आपको 3 बार 3 जगहों पर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, चाहे वो भारत की हो चाहे वो राजस्थान की हो, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ें। इनको पूर्ण रूप से गहनता से इनका अध्ययन करना है, ताकि आपकी प्री में भी काम आए,
मेंस में भी काम आए और इंटरव्यू में आपके काम आए। इसके अलावा साइंस एंड टेक प्री में भी उपयोगी है, मेंस में भी उपयोगी है। और करंट तो आपके प्री में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है और इंटरव्यू में आपसे इनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, प्री के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, जो राजस्थान वाला पोर्शन है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि राजस्थान वाला जो आपके भाग है ये लगभग आपको 50 से 55% आपकी प्रश्नों को देकर जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। समस्या आती है बच्चों की, वो कोचिंग से जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने तय कर लिया है कि मैं तो कोचिंग के माध्यम से तैयारी करूंगा, लेकिन अब कोचिंग के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको एक दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, जब आरएस प्री का नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर आप कोचिंग करते हो तो इस बात का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पिछले 3 भर्तियों हमने देखा है आरपीसी नोटिफिकेशन के बाद में 3 से 4 महीनों के बाद में आपके प्री का एग्जाम करवा रही है। तो 3-4 महीनों में तो आपकी केवल प्री की कोचिंग होगी, जबकि नियम यह कहता है कि आपके एग्जाम से कम 1 महीना पहले आपको सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, चाहे वो आप सेल्फ तैयारी करो चाहे कोचिंग से तैयारी करो। एग्जाम के 1 महीने पहले आपको कोचिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो अंतिम 1 महीना होता है वो आपके रिवीजन का होता है। उस 1 महीने में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जैसे आपने मान लीजिए आपके 5 महीने हैं, तो 5 महीने में 4 महीने आप कोचिंग ज्वाइन करें और अंतिम महीने में आपने जो 4 महीने में पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ें। इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन भी कोचिंग जाकर बैठ जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आप कोचिंग ज्वाइन करें, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम के 30 दिन पहले आप कोचिंग को छोड़ दें और इन 30 दिनों में जितनी बार हो सके आप अपनी पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करें। इससे ये फायदा होगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। एक कोचिंग से जुड़ी हुई एक और समस्या हमारा सामने आती है कि सर हम कोचिंग ऑफलाइन करें कि ऑनलाइन करें। तो विद्यार्थियों, जो बच्चे किसी प्रकार की जॉब में नहीं है वो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि इसके जो माहौल है उसका फर्क पड़ता है। आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बच्चे खूब जर आते हैं, आप ग्रुप बनते हैं, ग्रुप में डिस्कशन होता है, तो ऑफलाइन कोचिंग हमेशा से बढ़िया होती है। लेकिन जो बच्चे कुछ जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है या टाइम मैनेजमेंट नहीं होता कि ऑफलाइन कोचिंग करें। तो उन बच्चों के लिए है कि आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कोचिंग करें। दोनों में फायदेमंद कौन है, तो अलग अलग बच्चों की प्रकृति के अनुसार दोनों अलग अलग फायदेमंद है। जॉब वाले बच्चे हमेशा ही ऑनलाइन कोचिंग की ओर जाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगली जो बच्चों की समस्या आती है या फिर उनकी जो जिज्ञासा होती है, सर किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने जो पिछला आरएस प्री हुआ था उनसे आपकी ये प्रश्न की संख्या निकालने की कोशिश की है। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप सामान्यतः यही आपको संख्या मिलेगी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके सामने विषय लिखा गया है इसमें और आगे प्रश्नों की संख्या भी मैंने इसमें लिख दी है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि हर सब्जेक्ट से, हर विषय से लगभग 9 या 10 जो आपके प्रश्नों की संख्या उससे अधिक ही पूछ रहे हैं। जैसे राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति में तो प्रश्नों की संख्या 17 तक चली जाती है। करंट में भी ये प्रश्नों की संख्या आपके 20 के आसपास चली जाती है। तो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, एक ये आपकी निचोड़ ये है कि राजस्थान का जो आपके इतिहास है, कला, संस्कृति है, भूगोल है, इको है या प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था है, या फिर जो आपके करंट के कुछ सवाल हैं उनको मिलाकर 50 से 55 सवाल आपके यहाँ आसानी से आ जाते हैं। अगली जो बच्चों की जिज्ञासा होती है कि सर सभी टीचर्स कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ो, ये पढ़ो, पर पढ़े कौन सी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ पुस्तकों का सुझाव दूंगा, लेकिन जिन पुस्तकों का मैं आपको सुझाव दे रहा हूं वे पुस्तकें आपके प्री में तो काम आएगी ही आएगी, वही पुस्तक आपके मेंस में भी काम आ जाएगी। बच्चे क्या करते हैं कि आरएस प्री के लिए तो कोई गाइड पढ़ लेंगे और जब आरएस मेंस देने जाएंगे तो फिर वो किताब पढ़कर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। जब आपने तय कर ही लिया है कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, तो परीक्षा के प्रारंभ से लेकर, इस नियम का आप ध्यान रखें, परीक्षा के प्रारंभ से लेकर परीक्षा के अंत तक आपके पास एक ही पुस्तक होनी चाहिए। वही पुस्तक आपके प्री में काम आनी चाहिए, वही पुस्तक आपके मेंस में काम आनी चाहिए और वही पुस्तक आपके इंटरव्यू में काम आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। प्री में कुछ और पढ़ लिया, मेंस में कुछ और पढ़ लिया, इंटरव्यू में दोनों नहीं पढ़कर कुछ और पढ़ लिया, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। शुरू प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक पुस्तक आपके पास एक विषय की एक ही होनी चाहिए। अगर आपने इस नीति का पालन किया है तो आपको हर चीज अच्छे से और आसानी से याद रह जाएगी। अब मैं जो आपको पुस्तक बता रहा हूँ प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और उन्हीं में से आपके मेंस में सवाल आ जाएंगे, बाहर से नहीं आने वाला कोई भी। लेकिन पहली शर्त यह कि आप इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें।
जैसे पहले देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। इसके लिए आप क्या करें, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है, जिन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक निकाली, राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति। इनसे आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कला और संस्कृति के इतिहास के 15 सवाल आते हैं, तो निश्चित रूप से ये पुस्तक आपको 12 से 13% देकर जाएगी। इनके साथ में आपको 9th और 10th की आरबीएससी बुक आती है। अब राजस्थान बोर्ड कक्षा 9th और कक्षा 10th में, कक्षा 9 में तो राजस्थान के इतिहास, कक्षा 10 में राजस्थान कला और संस्कृति के नाम से 2 पुस्तकें निकालती है। पप्पू सिंह प्रजापति सर के साथ आप इन पुस्तकों को पढ़ें। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, दोनों में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान के भूगोल के लिए आप हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक पढ़ दीजिए। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए आप राहुल चौधरी या जनक सिंह मीणा की पुस्तक पढ़ लीजिए। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़कर जाना है, इसके अलावा आपको दूसरी कोई चीज नहीं पढ़नी है। अगर आप विश्व और भारत का भूगोल देखेंगे तो आपको कक्षा 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। केवल कक्षा 11 12 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 6 7 8 9 10 की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और उनके साथ महेश कुमार वर्णमाल की आप पुस्तक ले लीजिए, या आप चाहो तो किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। या तो आप 11 12 की एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी के साथ महेश कुमार वर्णमाल की पुस्तक ले लो, या फिर 11 12 की एनसीईआरटी के साथ आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, तो आपको सारे प्रश्न वहां से मिल जाएंगे। भारत की राजनीति के लिए तो आप ए लक्ष्मीकांत की पुस्तक पढ़ें। भारत का इतिहास, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक आती है, आप उन्हें पढ़िए। पप्पू सिंह प्रजापति की आपके प्राचीन काल के लिए भी अलग पुस्तक आती है और मध्यकाल के लिए भी अलग पुस्तक आती है। तो आप, हालांकि अब उन्होंने दोनों को एक में ही कर दिया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों सेक्शन को एक ही पुस्तक में रख लिया है, तो आप वो पुस्तक पढ़ ली तो भी आपके काम आ जाएगा। आधुनिक काल के लिए मैं कहता हूं आप ये तो स्पेक्ट्रम पढ़े या बिपिन चंद्र, इन दोनों में से किसी एक आपके पुस्तक का चुनाव करें। और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आप किसी भी कोचिंग क्लास के नोट्स ले लीजिए, और उनके साथ जो आरएस अधिकारी हैं मनमोहन शर्मा जी, उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। विज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए कक्षा 9 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ें और किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। अगर आप कोचिंग के नोट्स नहीं लेना चाहते तो आपके साइंस और टेक में आईएएस दृष्टि की एक मैगजीन आती है, आप उन्हें पढ़ दीजिए। तो इसमें आप ध्यान रखें कि 11 12 की 9th से 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ लें और एनसीईआरटी के साथ किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें। अगर कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ना चाहते तो एनसीईआरटी के साथ आप ये दृष्टि आईएएस वाली मैगजीन पढ़ लीजिए। मैथ्स रीजनिंग के लिए तो सभी जानते बच्चे रामनिवास मथुरिया सर की पुस्तक पढ़ दो। अब आइए करंट के लिए, तो करंट के लिए आप मोमल और क्रोनोलॉजी दोनों में से किसी एक का चुनाव करें, या तो आप मोमल पढ़ें या फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ें। आती है बच्चों की, वो है टेस्ट सीरीज की समस्या। अगर आप आज से 5 साल पहले प्रतियोगिता परीक्षाओं की ओर जाएंगे तो बच्चों के सामने जब हम तैयारी करते थे तो हमारे सामने समस्या नहीं होती थी, जो उस समय टेस्ट सीरीज इतना चलन नहीं था। लेकिन पिछले 4-5 सालों हम देखते हैं जितनी कोचिंग संस्थान नहीं है उससे अधिक तो टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रही है, और जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक होती है तो फिर वो बच्चों के लिए समस्या बन जाती है और फिर बच्चे इस समस्या से जूझते रहते हैं। अब टेस्ट सीरीज से जुड़ी समस्याओं को लेकर जो बच्चे मुझसे बात करते रहते हैं, अक्सर जब मैं उनकी बातों को सुनता हूं तो मुझे आपके 2 प्रकार के बच्चे नजर आते हैं। एक तो वे बच्चे जो केवल खुद की स्ट्रेटेजी, खुद के नियमों से चलेंगे कि मुझे अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ऐसे पढ़ना है। एक वे बच्चे होते हैं जो किसी कोचिंग संस्थान या टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटेजी से चलते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज पहला बताया जाता है कि आज ये पढ़कर आना है, कल ये पढ़कर आना है, ये इस हफ्ते में ये पढ़ना है, इसका टेस्ट होगा। तो 2 अलग अलग प्रकार रणनीतियों वाले बच्चे हो गए, एक तो खुद की रणनीति पर चलने वाले और एक किसी कोचिंग संस्थान या टेस्ट सीरीज की रणनीति पर चलने वाले। अब इन दोनों में से किसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? वह बच्चे जो खुद की रणनीति का पालन करते हैं उन्हें कभी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर बिना टेस्ट सीरीज के हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आप 2021 से पहले चाहेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज के इतना माहौल नजर नहीं आएगा। तो क्या 2021 से पहले बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता था? जब हम तैयारी कर रहे थे 2014 और 2015 के आसपास जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमने तो कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, फिर भी तो हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जो बच्चे खुद की रणनीति पर विश्वास रखते हैं, उनकी खुद की अलग से स्ट्रेटेजी होती है, कुछ हटकर वो पढ़ते हैं, उन बच्चों को कभी भी टेस्ट सीरीज से इस लेवल में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे ये हैं जिन पर खुद पर विश्वास नहीं है और जो किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं,
और उसी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज ली हुई है उनके, और वो इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनको तो फिर आपके टेस्ट सीरीज के अनुसार आपको अपनी रणनीति का पालन करना है। जैसे टेस्ट सीरीज में जैसे मान लीजिए 1 तारीख से 4 तारीख जो टॉपिक दिए गए उनको अच्छे से पढ़ें, फिर 5 तारीख को टेस्ट हो जाएगा, तो उनकी भी रणनीति अलग ही चलती है। लेकिन जो बच्चे अब टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं आती है। अब वो समस्या ये है कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है और सेल्फ तैयारी करते हैं, उनके सामने डाउट आता है। पहला डाउट तो यही है कि मैं टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन नहीं की है, तो क्या दूसरे बच्चे मुझसे आगे निकल जाएंगे? तो इस भ्रांति को आप छोड़िए। जब आप खुद अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाला बच्चा कभी आपसे आगे नहीं निकलेगा। फिर भी बच्चे मानते नहीं है, तो बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। तो हम क्या करें सर? क्योंकि उनके सामने एक समस्या ये आती है, क्योंकि ये बच्चे खुद के अनुसार तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इतिहास, भूगोल और राजनीति, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में आ रहा है आपके साइंस और टेक। तो ये बच्चे खुद की रणनीति को छोड़ना नहीं चाहते और टेस्ट सीरीज देने चाहेंगे तो वहां पूछ रहे हैं साइंस और टेक, जबकि ये पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो टेस्ट सीरीज जब देने जाते हैं तो इनके नंबर आते हैं 0। तो ये बच्चे आपके डिमोटिवेट होते हैं कि सर हमारे टेस्ट सीरीज में नंबर ही नहीं आते। और ये फिर बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, तो इनकी खुद की रणनीति पीछे छूट जाती है और ये बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस समय आपको क्या करना है, इसका भी हमारे पास एक तोड़ है। तोड़ ये है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप क्या करें, मार्केट में कई किसी बच्चों से जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उनका पेपर रखकर अपने पास रख लें। जब भी आपको समय मिले आप ईमानदारी से घर पर बैठकर इन पेपर को सोल्व करने का प्रयास करें। इससे ये फायदा होगा कि आपके मन को ये नहीं लगेगा कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो भी प्रश्न है वो आप इस पेपर से आसानी से देख लोगे। आप हर रोज 1 घंटा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पत्र उनकी प्रैक्टिस करें। आप जब से तैयारी करने आपने शुरू की है और जब आप तैयारी को छोड़ेंगे, जितना बीच में समय है 3, 4, 5 मिनट जो भी, आपको हमेशा हर रोज 1 घंटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र करने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि एक तैयारी आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और टेस्ट सीरीज जब आप टेस्ट देने गए मान लीजिए, तो वहां पर हिस्ट्री और पॉलिटी पूछिए, ज्योग्राफी नहीं पूछिए। तो आप टेस्ट सीरीज देने जाते हो तो आप हिस्ट्री के प्रश्न करो और पॉलिटी के प्रश्न करो और वापिस आ जाओ, क्योंकि जो टॉपिक आप नहीं पढ़ा आप उनको छोड़कर आ जाइए, जो पढ़कर गए हो आप उनको आसानी से आप और अच्छी तरीके से करके आओ। लेकिन इसमें सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है उनके आप पेपर ले लीजिए कहीं से, किन्हीं बच्चों से, और उन पेपरों को घर पर ही सोल्व कीजिए। और एग्जाम के 1 या 1.5 महीने पहले 4 या 5 टेस्ट दे दीजिए किसी भी कोचिंग संस्थान में जाकर। इससे क्या होगा कि आपको ये भी लगेगा कि हाँ मैंने 4-5 टेस्ट दिए हैं, तो आपको हाथ भी अच्छे तरीके से चलने लग जाएगा, आपको आत्मविश्वास भी आ जाएगा, और कुछ कमियां होगी तो वो 4-5 टेस्ट देने से कमियां भी आपकी दूर हो जाएगी। अगली जो बात बच्चों के मन में आती है, सर पढ़ते वक्त अध्ययन के लिए हम कितना समय दें और कब पढ़ें? मुझे लगता है ये दोनों ही सवाल आपके पूछने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जब बच्चा कोई बात करता है तो सबसे पहले यही प्रश्न वो करता है, सर कितने घंटे पढ़े और कब पढ़े? क्योंकि होता क्या है, बच्चा यूट्यूब पर मोटिवेशन वीडियो देखता रहता है, तो एक वहां पर अभ्यर्थी कहता है कि मैं सुबह 3 बजे उठकर पढ़ता था और सुबह फिर 7-8 घंटे कंटिन्यू पढ़ता था। अगले दिन वो दूसरे वीडियो देखता है तो फिर दूसरा बच्चा कहता है कि मैं दोपहर में 1 बजे से पढ़ना शुरू करता और 6 बजे तक पढ़ता था शाम को। अगले दिन फिर वीडियो देखता है तो फिर वो बच्चा कहता है कि मैं रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करता और सुबह के 4 बजे तक पढ़ता। अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज में है कि मैं कब पढ़ूं, सुबह पढ़ूं, दोपहर पढ़ूं कि शाम को पढ़ूं। तो विद्यार्थियों, आपके इन मोटिवेशनल वीडियो का आपके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको खुद से प्रश्न पूछना है कि मैं खुद आपके कंफर्टेबल कहाँ हूं, सुबह पढ़ने में हूं या फिर आपके दोपहर में पढ़ने में हूं या फिर आपको शाम को पढ़ने में हूं। जहां आपको लगे कि मेरा सबसे सही समय क्या है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, तो आप अपना आपसे प्रश्न पूछें और अपने व्यवहार के अनुसार निर्णय लें। आप चाहे तो सुबह उठकर जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं और शाम को पढ़ सकते हैं। जैसे जब हम तैयारी करते थे तो हमारा जो पढ़ने का जो समय था, सुबह के 7 बजे से हम पढ़ना शुरू करते और दोपहर के 2 बजे तक पढ़ते। रात को हम केवल 2 बजे के बाद कभी हमने पढ़ाई नहीं की। रात को फिर हम केवल शाम को 5 बजे से पढ़ना शुरू करते और रात को 9 बजे तक पढ़ लेते। बस होगी पढ़ाई हमारी पूरी।
इस लपड़ में पढ़ना ही नहीं कि रात को पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा या सुबह जल्दी उठ कर पढ़ने वाला सिलेक्शन होगा। ऐसा आरपीसी कहीं लिखती नहीं है, कहीं नोटिफिकेशन जारी नहीं करती आरपीसी कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा या शाम को लेट पढ़ने वालों का सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये भ्रांतियां होती है। आप अपने व्यवहार को पूछें, आप अपने व्यवहार को जाने कि हमें कब पढ़ना है। फिर हमारी अगली समस्या है कि कितना पढ़ें। 8 घंटे पढ़ें, 9 घंटे पढ़ें, 10 पढ़ें, 11, 12। कई बार जिनका सिलेक्शन हो चुका है टॉपर आते हैं और कहते हैं हम 15-15 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे मूर्ख बना रहे हैं सबको। 15 घंटे आप एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, तीसरे घंटे आप 15 घंटे पढ़ोगे नहीं, बल्कि 15 घंटे आप नींद लोगे। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो नियमित अध्ययन करता है। नियमित अध्ययन करने वालों का ही सिलेक्शन होगा। अगर आपने एक वर्ष में यानी 12 महीने में अगर आपने रोज के 5 घंटे पढ़ लिए तो आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि वो 5 घंटे पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ लिया फिर 10 मिनट आपने फोन चला लिया, नहीं। जब आप 5 घंटे पढ़ते हो तो फिर आपको पढ़ाई करनी है। उन 5 घंटों में आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, ध्यान एकदम आपका क्लियर होना चाहिए अपनी पढ़ाई की ओर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो समय कितना दें, इस प्रश्न का हमारे सामने उत्तर आ चुका है कि आपको समय कितना दें। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम नियमित पढ़ें और अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ें। आप 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो, 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो या 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो। कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़कर भी याद नहीं रख पाते हैं और कुछ बच्चे 5 घंटे पढ़कर भी सारा आपके याद कर लेते हैं। तो आप अपनी प्रकृति, अपने व्यवहार के अनुसार समय दें, पर वो समय कैसा होना चाहिए, नियमित। कब पढ़ें ये भी आप अपनी प्रकृति के अनुसार तय करें कि हमें कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन प्रश्नों के भी आपको उत्तर मिल गए होंगे। अगला देखिए क्या पढ़ें। अब एक और नई समस्या आपके सामने। जब हम तैयारी कर रहे थे तब तो हमारे सामने 2 समस्याएं थी कि पुस्तकें पढ़ें या कोचिंग के सेंटर के नोट्स पढ़ें। लेकिन अब आपके कोचिंगों को जुड़े बच्चों के सामने एक और समस्या आ गई है। एक नया नाम आया है मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? पहले क्या होती थी, कोचिंग संस्था ने जब बच्चों को पढ़ाती थी तो उस क्लास में उनको नोट्स लिखवाते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, नोट्स तो लिखवा रहे हैं, साथ में उनको कुछ पीडीएफ या कुछ फोटोकॉपी भी देते हैं जिनको मॉड्यूल्स बोलते हैं। अब बच्चे के सामने समस्या क्या है? बच्चा किसी विषय की पुस्तकें पढ़े या कोचिंग में लिखाए गए नोट्स पढ़े या कोचिंग में जो प्रिंट आउट दिए, जो मॉड्यूल्स दिए पढ़े। तीनों को पढ़ने जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, फिर हम कैसे पढ़ें? तो इसका उत्तर आपको यहां मिलेगा कि सबसे पहले आप पुस्तकों की ओर जाएं, किताबें ही पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी के अंदर एक आपने टॉपिक पढ़ा संविधान सभा, तो सबसे पहले कोशिश करें आप इस संविधान सभा को आप किताब से पढ़ें। और अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या कोई कोचिंग आपके पास लिखित नोट्स हैं, फिर इसी टॉपिक को इस नोट से पढ़ें। दोनों को पढ़ने के बाद में दोनों को मिश्रण करते हुए अपने क्या बना लीजिए, आपके नोट्स बना लीजिए। अब आप जब कभी भी वापिस संविधान सभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पुस्तकों की ओर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो कोचिंग सेंटर के नोट्स की ओर भी नहीं जाना पड़ेगा। सीधे अपने नोट्स खोले और इनको पढ़ लिया। इनको पढ़ते ही आपके पुस्तकें वाला भाग भी क्लियर हो जाएगा और कोचिंग सेंटर वाले की तो नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब आप इन्हीं को बार बार पढ़ना है, इस मॉड्यूल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप मॉड्यूल्स को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप ये रणनीति अपनाइए कि एक टॉपिक पहले पुस्तक से पढ़ें, फिर वही टॉपिक आपके मॉड्यूल से पढ़ें और दोनों को मिश्रित करते हुए अपने नोट्स बना लें। तो पुस्तकों के साथ या तो कोचिंग सेंटर के नोट्स जो लिखाए जा रहे हैं उनको पढ़ लें या फिर कोचिंग सेंटर के द्वारा जो मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं आप उनको पढ़ लें और मिश्रित करते अपने नोट्स बनाएं, फिर बार बार अपने नोट्स ही पढ़ लें। तो इस प्रकार की रणनीति से आप अच्छे से किसी भी टॉपिक को याद कर पाएंगे, किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे। अगला जो प्रश्न आता है आपके कि सर करंट कहां से पढ़ें? अब आजकल के बच्चों के सामने एक और नई समस्या आ गई है। करंट के लिए क्या जाए? करंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप कोई मैगजीन पढ़ें या फिर आप यूट्यूब पर कोई लेक्चर्स या कोई आप किसी प्रकार का वीडियो देख लें। अब समस्या क्या आती है, यूट्यूब पर आप वीडियो देखते हैं तो 1 घंटे का वीडियो होता है और वो टीचर आपको 10 से 15 प्रश्न पढ़ा कर जाता है। तो आप खुद बताइए, आपने 1 घंटा खराब भी कर दिया और आप केवल 10 से 15 प्रश्न पढ़कर आए हो, तो ऐसे आपके यूट्यूब के चक्कर में पढ़ने का फायदा ही नहीं है। जितना ज्ञान किसी पुस्तक को पढ़ने से होता है उतना ज्ञान कभी भी आपको वीडियो देखने से नहीं होता है। एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर है और मैं इसी बात का समर्थन करता हूं कि करंट जैसी जो बातें होती हैं वो कभी भी आप वीडियो से नहीं पढ़ें।
विशेष तौर से आरएस की तैयारी करने वाले। दूसरे जैसे मान लीजिए रिट की तैयारी कर रहा हो, पटवार की तैयारी कर रहा हो, जैसे वनडे एग्जाम है, उनकी तैयारी करने वाले तो फिर भी वीडियो से काम चला लेते हैं, लेकिन आरएस में आपके वीडियो से काम नहीं चलेगा। आरएस के अंदर जब करंट पढ़े तो सबसे पहले आपको एक मैगजीन का चुनाव करना पड़ेगा, और राजस्थान के संदर्भ में 2 मैगजीन चलती है, एक तो आपके मोमल और एक आपके क्रोनोलॉजी। तो मैं कहता हूं आप दोनों का चयन नहीं करें, दोनों में से किसी एक का चयन करें। अब चयन तो कर लिया, अब इसको पढ़ें कैसे? तो आप जब किसी भी मैगजीन में से आप करंट पढ़ते हो, तो जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा करंट का, तो आप देखो कि क्या ये टॉपिक आपके सिलेबस में है क्या। अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आपने करंट में ऊर्जा वाला कोई सेक्शन पढ़ा, तो आप देखो आपके आरएस में ऊर्जा वाला सेक्शन है क्या, है तो आप क्या करो, इस ऊर्जा वाला जो पॉइंट है उसके नोट्स बनाओ, या फिर जो अपने नोट्स हैं उसके साथ उनको ऐड करो, ताकि जो आपके नोट्स है ना वो करंट बेस हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आरएस मेंस में कोई उत्तर लिखते हो, तो उस उत्तर की आपके हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो उत्तर आपके करंट से जुड़ा हुआ हो। तो आप जब करंट पढ़ो मैगजीन से, तो ध्यान रखो पढ़ते वक्त कि जो मैं करंट का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, क्या ये मेरे आरएस के सिलेबस में है क्या। अगर सिलेबस में है तो आप, जैसे मान लीजिए आप कोई करंट पढ़ रहे हो नियुक्तियां, तो नियुक्तियां वगैरह ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पर मान लीजिए आप करंट पढ़ रहे हो और वहां पर प्रधानमंत्री से संबंधित कोई आपके मान लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित मान लीजिए करंट का कोई इश्यू आया है, तो अब ये तो आपके सिलेबस में है। तो आप इन टॉपिक को आप क्या करो, अपने नोट्स के साथ में ऐड करो कि भाई करंट अभी क्या चल रहा है प्रधानमंत्री के साथ या राष्ट्रपति के साथ। तो आप करंट पढ़ते वक्त अपने सिलेबस का थोड़ा सा ध्यान रखें। आती है बच्चों की, वह है रिवीजन को लेकर। सर रिवीजन है का क्या महत्व है, कैसे करें रिवीजन और कितनी बार रिवीजन करें? तो हम एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रिवीजन का क्या महत्व है? देखिए विद्यार्थियों, जितना महत्व जो आपने पढ़ा है उसका नहीं है, उससे ज्यादा महत्व आपके रिवीजन का है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते जा रहे हो और वापस आपने इसको पढ़ा नहीं है, रिवीजन नहीं किया है, तो जो आप पढ़ रहे हो ना उसका कोई फायदा नहीं है। इससे आपको आउटपुट कुछ भी जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण है। तो सर रिवीजन महत्वपूर्ण है, तो इस रिवीजन को करें कैसे, रिवीजन किस प्रकार से किया जाए? तो आप अपने अनुसार इसकी रणनीति बना सकते हो। मैं आपको एक सामान्य बात बताऊंगा, जैसे रिवीजन कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपके एक सप्ताह है, अब एक सप्ताह को आप क्या करो, 2 भागों में बांटो, एक तो 5 दिन का, एक 2 दिन का। अब आप क्या करो, 5 दिन में जो भी पढ़ा है ना, वो दूसरे जो अंतिम 2 दिन उसमें रिवीजन करो। दूसरे सप्ताह को भी आप ऐसे ही बांटो, 5 और 2। फिर 5 दिन में जो पढ़ा है 2 दिन में उसका रिवीजन करो। तीसरे सप्ताह में भी आप ऐसा ही करो, 5 और 2 को ऐसे। 5 दिन में जो पढ़ा है वो 2 दिन में रिवीजन कर लो। तो ये आपके पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, तो लगभग आपके 21 दिन हो गए। 21 दिन के बाद में अगले 5 दिन कुछ भी नया मत पढ़ो। जो भी आपने पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में पढ़ा है, उन सभी को वापस अगले 5 दिनों में रिवीजन करो। इससे क्या होगा, जो आप पढ़ रहे हो ना वो बार बार आप याद करने की कोशिश करो, बार बार पढ़ने की कोशिश करो, तो वो चीजें आपकी स्थायी मेमोरी में चली जाएगी। वरना बच्चे क्या करते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, 4 महीने बाद याद आता है अरे मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, तो 4 महीने के बाद फिर इसका रिवीजन नहीं हुआ, फिर उसको वापस पढ़ना बोलते हैं। रिवीजन तो 5 या 6 दिन बाद में जब किसी टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो उसको रिवीजन बोलते हैं। आप एक टॉपिक पढ़ लिया 1 तारीख को और आप 31 तारीख को बोलते हो कि मैं इसका रिवीजन कर लूं, तो ये रिवीजन नहीं है, वो आप इसको पढ़ना हो गया है। रिवीजन तो वे होता है जैसा आपने कोई टॉपिक 1 तारीख को पढ़ा है, 6 तारीख को वापस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो इसे बोलते हैं रिवीजन करना। तो बच्चे इस बार ध्यान देंगे, पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन का महत्व है। अब अगला सवाल आता है, रिवीजन कितनी बार करना है? ऐसे प्रश्न का उत्तर सामान्यतः कभी होता ही नहीं। जैसे कोई बच्चा कहता है मैंने 20 बार रिवीजन कर दिया, तो मैं कहता हूं ये कम है, 1 बार और करो, 21 बार रिवीजन होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने 35 बार रिवीजन कर दिया, तो फिर मैं वही आंसर देता हूं कम है, 1 बार और रिवीजन करो, 36 बार हो जाएगा। रिवीजन की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जब तक आपके पास समय है तब तक आपको रिवीजन करना चाहिए। अगला जो आपकी समस्या होती है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करें कि नहीं करें। तो आप देखिए, एक पेपर को पास करने के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है किसी टॉपिक को पढ़ना, दूसरा चरण होता है उस टॉपिक का क्या करना, आपके रिवीजन करना, और तीसरा चरण होता है उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना। जैसा आपने टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जब उसका रिवीजन हो गया, तो आप कोई भी वस्तुनिष्ठ आपकी गाइड या बुक उठाइए और उस टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कीजिए। यह है तरीका, पढ़ाई
रिवीजन और फिर वस्तुनिष्ठ। अगर तीनों काम आपने किया है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगला कि अभ्यास कैसे करें, तो कोई भी पुस्तक ले लीजिए और उस पुस्तक से आप क्या करें, हर रोज जब से आपने तैयारी शुरू की है उस दिन से हर रोज आप 1 घंटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करें। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो उसका आपको फायदा कहाँ मिलेगा कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक बात ये चलती है कि मान लीजिए कोई एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है, तो आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, 2 तो नहीं हो सकते, तीसरे और चौथे में से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो तीसरे और चौथे में से कुछ बच्चों ने तो दोनों में से किस बच्चों का सही होता है और कुछ बच्चों का गलत होता है। तो गलत उत्तर उसी बच्चे का होता है जिसका रिवीजन अच्छा नहीं है, और सही उसी बच्चे का होता है जिसका रिवीजन अच्छा है। 2 दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने 2 पता लग गया, ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, इन दोनों में से कोई है कि यार मेरे गलत हो गया तेरे सही हो गया। तो जिसका सही हुआ है ना उसने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, और जिसके गलत हुआ है ना तो मतलब उसका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ है और उसने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास नहीं किया है। तो एक फायदा तो ये। दूसरा क्या होता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने से कि कई बार आप परीक्षा हॉल में जब बैठते हो ना तो जैसे आप 4 ऑप्शन देखते हो तो 4 ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग फट हो जाता है कि हाँ ये दूसरा उत्तर होगा प्रश्न पढ़ते ही, लेकिन फिर आप डरते हो कि हम पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, लेकिन आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। एक बार दिमाग में जो कह दिया कि दूसरा सही है तो फिर दूसरा ही सही है, ये बात उसी व्यक्ति के दिमाग में क्लिक होगी जिसने बार बार रिवीजन किया है और बार बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करने के फायदा होता है। और अगली बात इन चीजों के फायदे की, जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आपके जो गोले होते हैं ना वो गोले कम से कम गलत भरे जाएंगे। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव आपके प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो परीक्षा में गोले गलत भर के आते हैं क्योंकि उनका हाथ ही नहीं चलता है, हाथ का अभ्यास नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आपके खूब सारा महत्व में नजर आ जाता है। अब अगला जो एक अभी नई नई और बात चल रही है, आरपीसी का बदलता पैटर्न। अब क्या वास्तव में पैटर्न बदल रहा है, ये एक प्रकार के छलावा है कि कुछ पैटर्न नहीं बदल रहा है, बस हवा बनाई जा रही है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस बात में कुछ सच्चाई तो है, हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सच्चाई तो है कि जो प्रश्न पूछने की जो प्रकृति है वो थोड़ी सी कठिन हुई है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें, जब आप तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए किसी टॉपिक की, जैसे मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, तो आपको ये नहीं रखें कि आरबीसी पैटर्न बदल रही है, तो आप ऐसा नहीं हो कोई मंदिर पढ़ रहे हो तो उस मंदिर की सारी सीढ़ियां कितनी होती है, किस कलर की है, मंदिर में मूर्ति किस रंग की है, वो सारी बातें पढ़ दो। नहीं, आरपीसी का बदलता पैटर्न मतलब ये नहीं कि आप सारी बातें पढ़कर चले जाओ, नहीं पढ़ सकते। आप इस चीज को आप वापस किस प्रकार से आप इसको टारगेट करोगे, कैसे इस समस्या से बाहर निकलोगे, चाहे पैटर्न बदले चाहे पैटर्न ना बदले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको एक बात ध्यान देनी है कि हर टॉपिक की जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। अगर हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपकी मजबूत है तो चाहे पैटर्न बदले चाहे पैटर्न ना बदले कोई लेना देना नहीं है, आप अच्छे से प्रश्नों को करके आएंगे। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है और डीप से डीप बात पढ़ने का प्रयास करते हो और परीक्षा हॉल में बैठते हो और वहां पर सामान्य सवाल भी गलत करके आ जाते हो तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन में ध्यान रखिए, आप इस सूत्र को आप फॉलो कीजिए कि कठिन से कठिन प्रश्न को सही करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि सरल से सरल प्रश्न को गलत नहीं करने वालों को सिलेक्शन होता है। कठिन सवाल अगर आपने सही कर लिया तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपने जो सरल सवाल को गलत कर दिया तो फिर आपको दुखी होने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि चाहे आपके पैटर्न कुछ भी हो, आप परीक्षा हॉल में त्रिस्तरीय रणनीति का चुनाव करें। चाहे पेपर सरल आए, चाहे पेपर मध्यम प्रकृति का हो, चाहे पेपर आपके कठोर प्रकृति का हो, आपको इसी रणनीति का प्रयोग करना है। इस रणनीति को बोलते हैं 100%, 50% और 0%। कैसे? मान लीजिए आपके परीक्षा हॉल में आपको एक पेज पर आपको 3 सवाल दिखाई दिए। पहला सवाल बिल्कुल सरल जो आपको आ रहा है, यह प्रश्न तो आपको अटेंड करना ही है। दूसरा प्रश्न आपने पढ़ा जिसमें 4 ऑप्शन है, आपको पता लगे कि 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तीसरे और चौथे में है, ऐसे प्रश्न भी आपको 100% करने हैं। और तीसरा प्रश्न आप देख रहे हो जो आपने कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिसके 4 ऑप्शन है, 4 में से आप एक को तो काट पा रहे हो पर तीनों में से कौन सही है आप नहीं पता कर रहे हो, ये इस प्रश्न को कभी आपने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, ऐसे प्रश्न को कभी भी अटेंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो त्रिस्तरीय रणनीति है कि जो प्रश्न मुझे आ रहा है वो अटेंड करना है, जिस प्रश्न में 50-50% वाला मामला है वो प्रश्न भी आपको करना है,
और जिस प्रश्न को अभी आपने सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उस प्रश्न को आप कभी भी अटेंड नहीं करना है। अगर आप इस प्रश्न को अटेंड करेंगे तो आप माइनस मार्किंग और चले जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए पेपर सरल आया, तो सरल आया तो भी आपको ये रणनीति अपनानी है। अगर मान लीजिए पेपर मध्यम प्रवर्तिक आया तो भी यही रणनीति काम आएगी। और जो चल रहा है मार्केट में कि पैटर्न बदल रहा है, तो अगर पैटर्न बदला है, मान लो परीक्षा की जो प्रश्नों की प्रकृति आपका मान लीजिए बहुत ही कठिन है, तो भी तो यही रणनीति काम आएगी। मान लीजिए पेपर आप कठिन आया है, कठिन पेपर में आप वो सवाल तो करके ही आएंगे जो आपको आ रहा है, वे सवाल भी करके आएंगे जिसमें 50-50% हो, और वे सवाल नहीं करना है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। अब मान लो अगर सरल पेपर आ जाए तो उसमें भी यही रणनीति काम आएगी। सरल पेपर में भी वो सवाल करके आना जो आपको पूरा आ रहा है, वे सवाल भी करके आना है जो आपको 50-50% वाला है। पेपर सरल है लेकिन एक सवाल आपको नहीं आ रहा है, आपने कभी उसके बारे में सुना नहीं है, तो उस प्रश्न को छोड़कर आना है। तो चाहे प्रश्न पत्रों की प्रकृति कैसी भी हो, रणनीति हमेशा ये त्रिस्तरीय काम आने वाली है। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों, आरएस पीरी से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं, जितनी भी जिज्ञासाएं हैं जो मुझे बताते हैं बच्चे के द्वारा जो मुझे जानकारी मिलती है, वो सारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने सामान्य इसके परिचय को देखा, मेरिट के बारे में देखा, फिर तैयारी कैसे करें बारे में देखा, हमने विषयों के बारे में पढ़ा, हमने कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इसके बाद में टेस्ट सीरीज से जुड़ी समस्याएं देखी, समय के बारे में हमने देख लिया, पुस्तकों और नोट्स के बारे में बातें की, करंट अफेयर्स कहाँ से शुरू करें, रिवीजन कैसे करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या महत्व है, बदलता पैटर्न क्या है, और त्रिस्तरीय रणनीति। अब आगे किसी क्लास में हम आरएस मेंस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।